बयान दिया संसद के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 299, 37, 1 और 3 के तहत यह मामला दर्ज किया गया और उसमें से 6 और 7 कुछ वीएचपी के लोगों को भी गिरफ्तार उसमें किया गया। तो दोनों तरफ से कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहां पर देशद्रोह का मामला है, यानी जो पथराव किया गया, पुलिस पर हमला किया गया, उसका जिक्र करते हुए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट किए गए हैं और उसमें कहा गया कि जो हुआ वह सही हुआ। अब इस पर तो कार्रवाई होगी। आपको सही नहीं लगता कि देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, जिस तरीके से नागपुर में कल फहीम खान और इन सब के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है? देखिए साहिल, वायलेंस, हिंसा किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। हम हर तरह की हिंसा का, वायलेंस का खंडन करते हैं, कंडेमनेशन करते हैं। कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस है, प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदारी उनकी है। मगर साहिल, अभी आपने सब बताया, 2 एफआईआर, 1 एफआईआर के अंदर तकरीबन 8 के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को कल हिरासत में लिया था और कुछ ही लम्हों के अंदर उनको बेल पे रिहा भी कर दिया 3,000 रुपए के मुचलके पे। वहां पर ही 51 लोगों के ऊपर एक एफआईआर हुआ है जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनको हिरासत में लिया है। अब तक उनको जमानत नहीं मिली है। हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे। मगर सोचने वाली बात यह, आपने स्टार्ट किया पथराव नहीं किया था ना, जो पहले वाले लोग हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर कहा, हमला नहीं किया था ना वारिस पठान। नहीं, सुनिए, देखिए, मैं खामोशी से सुन रहा था। जो भी पथराव करे, पुलिस पे हमला करे, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। अब साहिल, आपने स्टार्टिंग में अपनी कमेंट्री में कहा, मैं भी उस बात को बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े रहकर कहा कि छावा फिल्म की वजह से औरंगजेब के खिलाफ काफी नफरत फैल गई है। अब वहीं पर उन्हीं के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने कहा, अगर आपको हिस्ट्री मालूम करना है तो जाके छावा पिक्चर देखो। अब क्या ये प्रोवोकेटिव नहीं है साहिल? ऐसे प्रोवोकेशन है, बोलता है इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। तो ये नागपुर के होने के 2 दिन पहले हैदराबाद का एमएलए यहां पर आया पुणे में, उसने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया। क्या उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण का केस नहीं दर्ज होना चाहिए? देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं खामोश बैठा था, ये बदतमीजी नहीं चलेगी प्रदीप नहीं। जब आप बोल रहे थे मैं खामोश बैठा था, मेरे को बोलने दो। अच्छी बात नहीं है आप आके बीच बीच में बोल के टोक के डिबेट खराब करना चाहते हो। बार नहीं, 10 सेकंड बाद में मिलेगा आपको, पहले नहीं। अब क्या ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं था जो नीतीश? बोलिए, आप खत्म करिए, उसके बाद प्रदीप भंडारी भी जवाब देंगे। बोलिए। मस्जिदों में घुस के मारेंगे, क्या ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं है? तो हमारा यही मांग है ना कि जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, खास तौर से बीजेपी के मंत्रियों द्वारा, अब तो उनको रिवॉर्ड दे दिया गया, पहले एमएलए थे आज मंत्री बन गए, तो उनके ऊपर भी लगाम कसनी चाहिए ना। अब बात सवाल यह है कि आगे बढ़ा क्यों? वहां तो महाराष्ट्र के सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गडकरी साहब का वहां के ऊपर घर है, आरएसएस का नागपुर एक हेडक्वार्टर है। फिर भी अगर पुलिस प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि सुयोजित तरीके से हुआ, प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी था, तो क्या पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है साहिल ये कि ऐसी जगह के ऊपर अगर कुछ हो रहा है, आप बोलते हो कि ट्रक के हिसाब से पत्थर पड़े थे, आप बोल रहे हो कि इतने हिसाब से वहां पे ये पड़ा था, वो पड़ा था, पहले से लाके रखा गया था, तो मतलब साफ साफ पुलिस प्रशासन का फेलियर है। तो उसका पुलिस पूरा ठिकरा डालना चाह रही है। अभी क्यों? देखिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर निष्पक्ष। चलिए प्रदीप भंडारी, आप जवाब देंगे। हम लोग कर रहे हैं निष्पक्ष जांच, और जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने इतना बड़ा झूठ फैलाया, आपने इतना बड़ा झूठ फैलाया। आपने कहा कि फमीम खान ने इसीलिए पत्थर फेंका क्योंकि कुरान की शहीद को जलाने की बात कर रही थी, जो झूठ निकला। यही नहीं, आपने क्या माफी मांगी? आप तो फेक न्यूज फैला रहे थे। आपके नेता सदरुद्दीन ओवैसी तो जस्टिफाई कर रहे थे। अब सामने आ गया कि किसी भी तरीके से कोई भी चादर में और ये बात करते हैं। पत्थर हर जगह कैसे आ जाता है? दिल्ली में ताहिर हुसैन के घर पे पत्थर आ जाता है, फमीम खान के पास पत्थर आ जाता है, जम्मू कश्मीर में पत्थर आ जाता है, मऊ में पत्थर आ जाता है। आप इन सबके खिलाफ खुल के क्यों नहीं बोलते? पत्थरबाजों के खिलाफ और हमेशा झूठ फैलाते रहते और मुसलमानों को भड़काते रहते। जब सीए का राइट एंटी जब सीए चले जाएगी, कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप गई? आप लोग मुसलमानों के नाम पे तुष्टीकरण करना जिस दिन बंद करेंगे, इस देश के अंदर सब ठीक हो जाएगा। खाली बीच में आके कुछ भी बोल रहे
उनको पता है कि उनकी अरे क्या पता है, आपने तो 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी होने वाली बात करी थी, आप ना बोले। 17 दिन से बीजेपी आपके ये रहा असदुद्दीन ओवैसी का ट्विटर हैंडल, भटका दिया। जब से फमीर खान पकड़ा गया कि उन्होंने माफी मांगी, कि उन्होंने गलत बोला। नरेंद्र मोदी नहीं गए थे बहादुर शाह जफर की कब्र के ऊपर। अरे ये बात बहादुर शाह जफर की नहीं है, ये बात औरंगजेब की है, और ये बात वो दंगाइयों की है। मैं आपके खिलाफ कुछ भी इस डिबेट में बोलूंगा, पत्थर थोड़ी मारेंगे आप। अरे औरंगजेब प्रोवोकेशन क्या होता है? 10 पिक्चरें दिखा सकते हैं, 10 पिक्चरें दिखाए, इससे मतलब नहीं कि पत्थर उठाए, अभी क्या कहा आपने? एक सेकंड, प्रदीप भंडारी एक मिनट, प्रदीप भंडारी एक मिनट, एजुकेशन मिल जाएगा। जरा एक मिनट, वारिस पठान, आपने किस चीज का जिक्र किया? बहादुर शाह जफर की कब्र पर। अरे एक मिनट वारिस पठान, आपने किस चीज का जिक्र किया? ये बहादुर शाह जफर की कब्र पर कौन गया था? किस चीज का जिक्र किया आपने? उसका जवाब लेंगे जरा, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले जिन्ना की कब्र पे की बात करेगा। नरेंद्र मोदी गए। देखिए शायद एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। अगर जाके की तरफ हटा दो एएसआई, नहीं जाएंगे ना। चलिए प्रदीप भंडारी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास भी चलेंगे। चलिए वारिस पठान एक मिनट लेके चले जाइए। प्रदीप भंडारी, अगर खोदने से देश का मामला ये है, तो मामला ये है चलेगा, हम साथ में मिलकर खोदेंगे। आक्रांताओं को कौन तय करेगा? खोदेंगे। एक सेकंड वारिस पठान, एक सेकंड वारिस पठान, एक मिनट वारिस पठान, एक मिनट। नहीं ऐसे चर्चा नहीं होगी सर, दूसरे को भी बोलने दीजिए प्लीज। जरा मैं कुछ बात कर रहा हूं, जरा सुन तो लीजिए कम से कम। देखिए ऐसा है कि बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उनका यह कहना था कि वहां पर जो मेला लगता है हर साल, वो मेला अब रोक देना चाहिए, क्योंकि जो मेला लगता है वो जिनके नाम से लगता है वो भांजे हैं महमूद गजनी के। 1000 साल पहले की यह बात है। अब वो मेले पर भी पाबंदी लग जानी चाहिए। वीएचपी ने वहां पर भी मांग करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ यहां पर कहा जा रहा है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटा देना चाहिए। अब मुझे इस बात बताइए प्रदीप भंडारी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिसका जिक्र अभी किया गया कि बहादुर शाह जफर की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाई जाती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहां तक पीछे जाएंगे? 300, 1000, और ये हमेशा चुनाव के 2 साल पहले, 1 साल पहले कहां से मामले आते हैं? सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, उसका आप जवाब जल्दी से दे दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास भी। 2022 के अंदर जब कोई चुनाव नहीं था, अकबरुद्दीन ओवैसी जाकर औरंगजेब की मजार पर गए थे और महिमा मंडन कर रहे थे। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था, 2024 में भी गए थे वो। मैं ये कह रहा हूं क्या मुसलमान समाज का आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम है? हमारे हिसाब से तो है। वारिस पठान के हिसाब से औरंगजेब कैसे आदर्श हो सकता है? ये बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये बात उस आदमी की है जिसने करोड़ों हिंदुओं की हत्या करी, मंदिरों को जलाया, मंदिरों को तोड़ा, और ये संस्कृति का हिस्सा ही है। आप हमेशा मुसलमानों को भड़काते हैं वारिस पठान। हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम है मुसलमानों के आदर्श। वारिस पठान अब आप आपकी तरह नहीं भड़काते, हम तो समझाते हैं, कायदा कानून का पालन करो। तो ये समझाते हैं मुसलमानों को, आप जैसा भड़का नहीं रहे। चलिए ओके आशुतोष, ये क्या हो रहा है? देखिए यहां पर औरंगजेब से मामला शुरुआत हुई। एक मिनट आशुतोष, शुरुआत हुई यहां पर अबू आसिम आजमी को सवाल पूछा गया, वहां से शुरुआत हुई। अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और यूनानिमसली सस्पेंड कर दिया गया इस तरीके का बयान देने के लिए। मामला बढ़ता गया, नागपुर की घटना होती है और अब यूपी में लगातार बयान दिए जा रहे हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। सैयद सालार मसूद गाजी, उनका वहां पर मेला लगता रहता है। पहले संभल में रखता था, वो बंद कर दिया गया। उसके बाद बहराइच पे भी वहां पर मेला लगता है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? और खास करके आरएसएस कह चुकी है कि इररिलेवेंट मुद्दा है, उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा आपको लगता है कि ये आज की स्थिति में भी हो रहा है? आपके बाद राजीव तुली भी बात करेंगे इस पर। देखिए साहिल, 3 चीजें हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। 3 चीजें हैं। अभी आपने बहादुर शाह जफर का जिक्र किया। भाई आक्रांताओं की औलाद तो बहादुर शाह जफर भी है, और बहादुर शाह जफर के मजार पे प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने चादर चढ़ाया था। तो क्या उन्होंने कुछ गलत काम किया था क्या? दूसरी बात, औरंगजेब का जिक्र करते हैं, राजा मिर्जा जयसिंह का जिक्र नहीं करते, जसवंत सिंह का जिक्र नहीं करते। वो जो औरंगजेब की दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू राजाओं की मनसबदारी थी, 37%, उनके बारे में भी तो जिक्र करना चाहिए, उनको भी तो कंडेम करना चाहिए, उनकी भी तो मूर्तियों के बारे में सोचना चाहिए। आप औरंगजेब के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं और मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह को गले लगाते हैं। ये कैसे कर सकता है? ये संभव नहीं। इसका मतलब है कि प्योर पॉलिटिक्स। तीसरी बात देखिए, जो उत्तर प्रदेश 2017 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जी,
जो उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, दरअसल आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ को इस बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। लिहाजा वो कोशिश करेंगे जिसकी वजह से 2027 के जो विधानसभा का चुनाव है उसमें वो अपनी जमीन को वापस लेके आए। संभल इसी का एक हिस्सा है, बहराइच इसी तरीके का हिस्सा है। मैं तो ये कहता हूं कि आप मेला क्यों बंद कर रहे हैं? अरे ताजमहल खड़ा हुआ है वहां पे आगरा में, उसको क्यों बख्श रहे हैं? वो भी तो एक आक्रांता की निशानी है, हमारे और आपके सीने पर एक निशानी की तरह खड़ा हुआ, उसको उड़ा दीजिए। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये दरअसल हिंदू मुसलमान के बीच में डिवीजन पैदा करके, पोलराइजेशन करके वोटों की फसल काटने की एक कोशिश है। 2024 के लोकसभा चुनाव से अभी भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सबक नहीं सीखा है। बहुत कोशिश की गई, भयानक तरीके से कोशिश की गई। मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर बताया गया, मंगलसूत्र छीनने वाला बताया गया, गाय छीनने वाला बताया गया, लेकिन उसके बावजूद सीटें 240 पे आके रुक गई।